हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो हम सभी अपने आसपास वाले रीजन में सेवरल टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे आसपास वाले रीजन में कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नॉर्मली देख भी नहीं सकते हैं। तो ये जो स्मॉल साइज के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिनके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान पाएं। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमें एक बात पता चलती है कि जो वाटर और सॉइल है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रोब्स जो हैं ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनको आप नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। ये 4 मेजर ग्रुप जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं और ये 4 मेजर ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है वायरस की कि जो वायरस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वायरस जो है वो हमेशा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसी की सेल में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सेल है वो बैक्टीरिया हो सकती है, प्लांट हो सकती है या फिर एनिमल की हो सकती है। इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ डिजीज के बारे में बताया गया है कि कौन सी डिजीज जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस के थ्रू फैलती है। तो इन डिजीज का नाम और किसके थ्रू ये डिजीज जो है वो फैल रही है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली डिजीज का नाम देकर के पूछ लिया जाता है कि ये किसकी वजह से स्प्रेड होती है। ओके, मतलब इसको फैलाने वाला स्प्रेडर जो है वो इसका कौन है। तो सबसे पहले बात की गई है कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ, मतलब खांसी जुकाम जो है इसकी बात की गई है और ये वायरस के कारण होते हैं। उसके बाद में सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट डिजीज है डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज जो है किसकी वजह से होती है आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। बता ही दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इनको लेकर के। अब इसके बाद में ये तो हमने बेसिक बातें डिस्कस की। अब यहाँ पर इमेज दी हुई है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी को यहाँ पर इमेज के थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है। अब देखो साइज में इतने बड़े नहीं होते हैं, ये इनकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, मतलब माइक्रोस्कोप में देख करके जो इमेज आती है उसको यहाँ पर व्यू कर रखा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये तो इतने बड़े होते हैं फिर इनको हम क्यों नहीं देख पाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वायरस को भी शो किया गया है कि वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर रहते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ। इसके अलावा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि मैक्सिमम एल्गी रहते हैं और फंगाई होते हैं। इसके अलावा सभी तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जीवित रहते हैं, चाहे आप बिल्कुल ठंड हो, आइस कोल्ड हो क्लाइमेट हो, या फिर हॉट स्प्रिंग हो, या फिर डेजर्ट वाला एरिया हो, या फिर मार्सी लैंड हो, मतलब मैक्सिमम एवरी सर्कमस्टेंसेज में ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स की बॉडी में भी, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, इसमें भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने आप को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रीली भी रहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी सर्कमस्टेंसेज में और सभी जगह पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अस, मतलब इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो टाइटल है जो हमने डिस्कस किया उसमें यही तो दे रखा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें कितना हेल्प करते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बारे में ही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे तरीकों से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत सारी वजह से ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कई बीमारियां जो हैं वो इनकी वजह से होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बारे में।
देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में, इन सभी के प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। बहुत सालों से, सदियों से अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल, फिशेज, ये सभी एक जगह अगर आप इकट्ठा कर दो तो कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो उनको डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और एक तरीके से जो बेनिफिशियल जो पार्ट होता है उसमें इसको चेंज कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट के क्लीनिंग में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के प्रिपरेशन में और एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने और इंक्रीज करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैसे करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसीजर के थ्रू, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट है, कर्ड और ब्रेड को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। देखो, जो दही होता है, जो कर्ड होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और एक मेन बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया होता है, जब आपको दूध में एक थोड़े से माइल्ड हॉट मिल्क में जब आप कर्ड को मिलाओगे, स्मॉल पार्ट ऑफ कर्ड जब आप उसमें मिलाओगे, तो कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस है वो अपने आप को वहाँ पर क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब अपनी संख्या को गुणन करता है, मल्टीप्लाई करता है, और एक तरीके से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है अपने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। बैक्टीरिया जो है, इनका यूज किया जाता है चीज, पिकल और अदर जो फूड आइटम्स हैं उनको भी बनाने में। रवा, सूजी, इडली और भटूरा जो है, इन सभी में हम देखें तो मेन इंग्रेडिएंट होता है कर्ड। क्यों होता है? क्योंकि कर्ड जो है वो एक तरीके से जो भी प्रोसीजर है उसको बनाने में, उसका फर्मेंटेशन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो राइस, इडली और डोसा बैटर का फर्मेंटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि आटा और मैदा में आप यीस्ट पाउडर, कुछ शुगर और कुछ गर्म पानी जो है उसको आप मिला दीजिए, और फिर कुछ यीस्ट पाउडर जो है इसमें आप डाल दीजिए। कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। मतलब यीस्ट जो है वो रैपिडली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो डो है वो गैस के बबल्स से भर जाता है और इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूजफुल किया जाता है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है। अब बात की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज की। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है जब अल्कोहल को बनाना हो, लेकिन जब अल्कोहल को एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो, अल्कोहल का, वाइन का, एसिटिक एसिड का मतलब विनेगर का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। यीस्ट जो है वो अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, और फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। यीस्ट को नेचुरल शुगर पर ग्रोन किया जाता है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, इन सभी में यीस्ट के थ्रू जो है वो फर्मेंटेशन किया जाता है और अल्कोहल को बनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि देखो, शुगर जो है उसमें अगर आप यीस्ट डालते हो तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी की गई है, इससे रिजल्ट निकलता है कि जो शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है यीस्ट पाउडर, और इसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर जो है उन्होंने 1857 में जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर है इसको डिस्कवर किया था। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेडिसिनल यूज है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स या फिर कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देते हैं पेनिसिलिन की। इन ये जो मेडिसिन है इनका सोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर कर गए हैं, जिसकी वजह से डिजीज इंक्रीज हो रही है, उनको मारते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। अभी प्रेजेंट टाइम में जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको बैक्टीरिया और फंगाई से भी प्रोड्यूस किया जाने लग गया है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ तरीके की क्या है, एक तरीके से एंटीबायोटिक्स हैं जिनको फंगाई और बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है।
देखो ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, उनको स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारी डिजीज को क्योर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स को जो लिव स्टॉक होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, उनका जो खाना होता है उसमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि एनिमल पर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, एनिमल की बॉडी में भी जो माइक्रोब्स है वो एंटर कर जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए और पोल्ट्री इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए उनका जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि एनिमल में जो डिजीज है उनको रोका जा सके, जो माइक्रोब्स की वजह से फैलते हैं। सेम इसी तरीके से जो प्लांट डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज फैलती है उनको स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो कल्चर प्लेट है उसमें जो बैक्टीरिया थे उनको कुछ मोल्ड, वहाँ पर ग्रीन मोल्ड जो है वो डेवलप होती है, हरे रंग की छोटी छोटी फफूंद जो है वो डेवलप होती है, और हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसको कुछ टाइम बाद में ख़त्म कर देती है। तो इसकी वजह से ही जो पेनिसिलिन जो है वो प्रिपेयर की गई इन्हीं ग्रीन मोल्ड से। ओके, और इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए एंटीबायोटिक का जनरेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि देखो, जब आपको ज़रूरत हो, डॉक्टर आपको सलाह दे कि एंटीबायोटिक लेनी है, तभी आपको एंटीबायोटिक लेनी है। ऐसे आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है कि बिना वजह से आपने एंटीबायोटिक ले ली ताकि आपको ये लगे कि जो माइक्रोब्स की वजह से वो हमें डिजीज जो है कभी नहीं होंगी। बस इसका एक पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि जब आपको माइक्रोब्स की वजह से डिजीज होंगी, तो अगर आपने बिना वजह से ही एंटीबायोटिक ज़्यादा कंज्यूम कर रखी है, तो उन एंटीबायोटिक का जब आप बीमार होगे तब आपको एंटीबायोटिक जो दी जाएंगी उसका आपकी बॉडी पे बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो डिजीज है उस पर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो बिना वजह एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे उस कोर्स को हमेशा आपको कंप्लीट करना है, और तभी जो एंटीबायोटिक है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जब आपको कॉमन फ्लू हो या फिर कोल्ड हो तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि ये वायरस की वजह से जनरेट होती है, और वायरस के ऊपर जो है वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो इसीलिए जब कोल्ड एंड फ्लू होता है तो बोला जाता है कि 3 डेज के बाद में वो खुद से अपने आप को क्योर करने लग जाता है, और इसमें कोई भी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं है। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में। देखो, आप इस तरीके से समझिए कि जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज को जनरेट करती है, और एंटीबॉडी उस माइक्रोब्स के खिलाफ में लड़ता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारी बॉडी में जब दोबारा से वही माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को पता होगा कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो डेड या फिर इनएक्टिव जो माइक्रोब्स है उसको हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन प्रोसीजर में, और फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करती है। दोबारा से जब रियल में इफेक्ट करता है वो माइक्रोब्स, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप को क्योर कर लेती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये ही वैक्सीन का प्रोसीजर होता है। इसमें इनएक्टिव या फिर डेड या फिर वीकंड जो माइक्रोब्स है उसको हेल्दी बॉडी में एंटर करवाया जाता है, ताकि जब रियल में हमारे ऊपर वो माइक्रोब्स अटैक करे तो हम अपने आप को बचा पाए। और वैक्सीन के थ्रू जो है हमने बहुत सारी बीमारी जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट भी किया है। एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1798 में इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था। जब हम छोटे हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी आप अपने आसपास वाले रीजन में देखो, जो छोटे बच्चे हैं उनको टाइम टू टाइम जो है वैक्सीनेशन उनका करवाया जाता है। और उसका बेसिक रीजन यही है कि जो भी ऐसी डिजीज है जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, उनके लिए हमेशा एक परमानेंट इलाज जो है वो बॉडी में हो सके। ओके, पोलियो प्लस पोलियो जो प्रोग्राम है वो भी एक तरीके से पोलियो की वैक्सीन है। ओके, और 2 बूंद जिंदगी की, जो अमिताभ बच्चन, जिसका बहुत बार हमने टीवी पर और जो हमारा न्यूज़पेपर आता है उसमें भी उसका ऐड देखा होगा। तो ये पोलियो की जो क्या है वो एक वैक्सीन है जिसमें बहुत बच्चों को दिया जाता है, पोलियो डिजीज़ को रोका जा सके। ओके, और प्रेजेंट टाइम में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये जो वैक्सीन है वो डेवलप की जाती है ताकि ह्यूमन और जो एनिमल है उनको सेवरल डिजीज से बचाया जा सके। अब बात आती है सोइल फर्टिलिटी की।
देखो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, लेकिन डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी जो लैंड होती है उसमें कुछ ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि राइजोपस बैक्टीरिया। ये लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। वो जो लेग्यूम्स के जो प्लांट्स होते हैं वो इन बैक्टीरिया को प्लेस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। तो इससे नाइट्रोजन जो है उसको अदर कंपाउंड्स में चेंज कर दिया जाता है, और उन कंपाउंड्स को फिर वाटर में डिजोल्व करके जो प्लांट्स है वो रूट सिस्टम के थ्रू सक कर लेते हैं। तो इस तरीके से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, देखो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने के लिए प्लांट्स को हमें क्या करना होगा, उससे रिलेटेड हमें फर्टिलाइजर्स जो है वो लैंड में डंप करने पड़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि हमें फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सोइल की फर्टिलिटी को टाइम के साथ में डिक्रीज करते हैं और वाटर के पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजर्स को एलिमिनेट अगर हमें करना है तो नेचुरल तरीके से ही हम प्रोसीजर को अपनाएं, तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन करने का प्रोसीजर हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन सभी को ये डिकम्पोज कर देते हैं स्मॉल स्मॉल माइक्रोब्स। जैसे कि कोई एनिमल की डेथ हो गई तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी डिके स्टेज में हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे प्लांट वेस्ट है इन सभी को डिकम्पोज कर देता है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हमें क्या क्या बेनिफिशियल है। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन कौन सी हमें डिजीज हो सकती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।